हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। हम अपने चैनल पर आज से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत ह्यूज डिमांड आ रही थी, बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि हम यूपी ट्रिपल एससी, आप सब में से जो ज़्यादातर बच्चे जो यूपी के स्टूडेंट्स होंगे और आई होप ज़्यादातर यूपी के ही एस्पायरेंट्स हैं हमारे चैनल पर, तो यहाँ पर आपने यूपी ट्रिपल एससी का नाम सुना ही होगा, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तो इसके माध्यम से जो अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था पीईटी का प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि अभी भी रनिंग है, एक्टिव है, जिसकी 21 जून लास्ट डेट है। तो आपको पता ही होगा, इसके माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से कार्मिक शासन जो इसका आया था 2014 में, उसके अनुसार जितनी भी 9300 से 34,800 का स्केल जो होता है, पे स्केल जो होता है 34,800, इसमें एक ग्रेड पे होती है लास्ट 4600 रुपये। ये सॉरी, लास्ट तो नहीं होती है, इससे ऊपर भी ग्रेड पे होती है 4800 रुपये, और बहुत रेयर केसेस में 5400 रुपये ग्रेड पे भी होती है। लेकिन 4600 से नीचे की ग्रेड पे, यानी कि 4200 रुपये ग्रेड पे तक की सारी भर्तियाँ अब यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से ही कराई जाती हैं। ये 2014 के शासन आदेश के बाद से ही कराई जा रही हैं। जितनी भी 4600 रुपये ग्रेड, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वेतन बैंड 1 5200, ये पे स्केल 1 होता है 5200 से 20,200। इसमें भी कई ग्रेड पे होते हैं, जैसे 1800 रुपये, 1900 रुपये, 2000 रुपये, 2000 रुपये और 2400 रुपये। ये 2400 रुपये तक के, और एक में लास्ट होता है 2800 रुपये। 2800 रुपये ग्रेड पे तक की सारी, ये इसमें 5200 के स्केल में, और एक स्केल होता है 9300 से 34,800 का स्केल, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 34,800। इसमें जैसे कि आपको पता होगा 4200 रुपये ग्रेड पे, 4600 रुपये ग्रेड पे और 4800 रुपये ग्रेड पे ये भर्तियां होती हैं। ये 4600 रुपये ग्रेड पे, 4800 रुपये ग्रेड पे, आप में से बहुत से लोग जो समीक्षा अधिकारी के एग्जाम के नाम के बारे में जानते होंगे, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी द्वारा जारी किए जाते हैं, एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ये सहायक समीक्षा अधिकारी को स्केल मिलता है 4600 रुपये ग्रेड पे का, और 4800 रुपये ग्रेड पे समीक्षा अधिकारी को दिया जाता है। तो 4600 रुपये ग्रेड पे से नीचे, यानी कि 4200 रुपये ग्रेड पे तक की सारी भर्तियां अब यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। तो इन्होंने बहुत विस्तृत नोटिफिकेशन के साथ विस्तृत रूप में अपना सिलेबस भी जारी किया है। अब आज के लेक्चर में हम बताएंगे कि हम नेक्स्ट वीक से हम बताने जा रहे हैं कि आपको नेक्स्ट वीक से हम इसकी तैयारी कराने जा रहे हैं, इसकी तैयारी शुरू कराएंगे। यूपी ट्रिपल एससी के पूरे सिलेबस की तैयारी स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक, एक सीक्वेंस में आपको कराई जाएगी, ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और वैसे भी इसका एग्जाम्स इस ईयर की एंड तक ही होने वाला है, और बहुत भी अगर जल्दी हुआ तो नवंबर से पहले ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराना बहुत ही मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इसमें आवेदन भी बहुत ज़्यादा आएंगे। तो आप लोगों में से अगर जो भी इच्छुक हो, इसमें आवेदन कर सकते हैं, और इसमें किसी भी स्टेट का कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ यूपी के ही कैंडिडेट आवेदन करेंगे, इसमें कोई भी स्टेट का कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। तो वैसे भी इस यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में जो सिलेबस जारी किया गया है, ऑफिशियल सिलेबस, ये हमने ऑफिशियल सिलेबस को ही सारा मेंशन किया है यहाँ पर। इस ऑफिशियल सिलेबस में ज़्यादातर सिलेबस जो जीएस का है, जीएस का स्टैटिक सिलेबस है, जनरल स्टडीज़ का जो स्टैटिक सिलेबस है, वो हमारा यूपीएससी या यूपीपीएससी के ही इक्विवेलेंट है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जबकि यूपीएससी में इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसकी आपको इन्फॉर्मेशन आपका पीसीएस के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो इसमें जैसा कि पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, 5 मार्क्स, इससे ये सारे टॉपिक आएंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक हैं। बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें गौतम बुद्ध, जीवनी और उनकी शिक्षाएं। फिर इसी तरह जैन धर्म, महावीर, जीवनी और महावीर की शिक्षाएं। इसी तरह इसमें मौर्य वंश, ये एक सीक्वेंस भी है। अगर आप देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को, तो उन्होंने बिल्कुल सीक्वेंस वाइज दे रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे एंशिएंट है, जब तक जितना भी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसमें एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे कहाँ से शुरुआत होती है हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता की। उसके बाद फिर वैदिक कल्चर आता है, फिर बौद्ध धर्म का, वैदिक के बाद वैदिक कल्चर के बाद ही बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ, बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म, मतलब ये इक्विवेलेंट ही है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो लगभग एक कंटेम्प्ररी है, समकालीन ही है। उसके बाद आता है मौर्य वंश, फिर आता है गुप्त वंश, गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन, फिर राजपूत काल, फिर सल्तनत काल। ये दिल्ली सल्तनत के बारे में बात हो रही है, जो 1206 से 1296 तक थी शायद। जी हाँ, यही इसका टाइम लाइन थी। फिर मुगल साम्राज्य, जैसे कि आपको पता ही होगा, ये स्टार्ट हुआ बाबर के आने के बाद 1526 में, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई इब्राहिम लोदी के साथ। फिर उसके बाद मराठा आते हैं, फिर उसके बाद मराठा की एंड होने के बाद
हमारे यहाँ रूल हो जाता है ब्रिटिश शासन का, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यानी कि इन्होंने, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इन्होंने इंडियन हिस्ट्री के इसको पर्सपेक्टिव में ही देखा है, इसको मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में नहीं देखा है। यूपी ट्रिपल एससी ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति को मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में नहीं देखा है, बल्कि इसको इंडियन हिस्ट्री यानी कि इसको मेडिएवल के और एक तरह से ट्रांजिशन पीरियड के रूप में देखा गया है। मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच के ट्रांजिशन पीरियड के रूप में देखा गया है। और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। इसके बाद शुरू होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है। ये भी, इससे भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो हम अपने चैनल पर आपको नेक्स्ट वीक से रेगुलर हमारी क्लासेस आएंगी, जिसमें हम आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट के बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि हमने आपको बताया, तैयारी कराएंगे। और 100% श्योरिटी आपको जैसे एक चीज़ और पता होगी कि इसमें स्कोर कार्ड इशू किया जाएगा, और ये बहुत बड़ी भर्ती है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें लगभग 50,000 वैकेंसीज के लिए ये एग्जाम पहली बार में कंडक्ट कराया जाने वाला है। यानी कि मान लीजिए अगर इसमें 50,000 कैंडिडेट्स के लिए इनको इससे 3 गुना या 4 गुना या कहीं कहीं 13 गुना भी इन्होंने बताया है कि जहाँ पर स्पेशल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी, वहाँ पर जो स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा उनमें स्कोर कार्ड के अनुसार 13 गुना अभ्यर्थियों को डायरेक्टली एग्जाम के लिए सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि सेकंड स्टेज की कॉल 13 गुना अभ्यर्थियों को आएगी। मान लीजिए 1000 वैकेंसी आई है किसी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ 13,000 बच्चों को बैठने की अनुमति होगी स्कोर कार्ड के नंबरों के अनुसार, जो भी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के माध्यम से जारी किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही आपके लिए क्रूशियल भी है और बहुत ज़्यादा इस टाइम गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, बैकफुट पर है, तो उनको जॉब इस टाइम प्रोवाइड कराना है किसी भी तरह। तो बच्चों को ये उन्हें एक तरह से आप लालच भी समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया लालच भी है, क्योंकि उन्हें हर हालत में पैट का एग्जाम कराना ही कराना है इलेक्शन और आचार संहिता से पहले। तो हम इसको आपको डिटेल में तैयारी कराने वाले हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सिलेबस देख लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। फिर यानी कि ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम लाइन है 1915। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा ये गांधी जी के भारत आने का समय है, जब गांधी जी भारत आए थे। हालांकि आपको पिछली भी डेट्स पता होनी चाहिए, और मेरा मानना तो ये है कि कोई भी एग्जाम जिसमें जीएस का पार्ट पूछा जाता है, वहां पर अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कांग्रेस के गठन के समय से लेकर बहुत अच्छी तरीके से पूरी टाइमलाइन पता होनी चाहिए, टाइमलाइन, और क्या क्या उनके गठन के बाद से किस तरह की परिस्थितियां रही भारत में, और किस तरह नई नई समितियों का या नए नए दलों का या ऑर्गेनाइजेशन का या संगठन का गठन हुआ, उनके अधिवेशन कहाँ हुए। तो इस तरह आपको टाइम लाइन के अनुसार सीक्वेंस में याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर एक क्रांतिकारी आंदोलन, जैसे कि आपको पता होगा काकोरी कांड, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, काकोरी कांड है, चोरा चोरी कांड है, इस तरह के जितने कांड हुए, या सांडर्स हत्याकांड या जनरल डायर का हत्याकांड, ये सारे इसी आंदोलनों में शामिल होते हैं। फिर विधायी संशोधन, जितने भी लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट किए गए, जैसे 1773 का, हालांकि इसमें आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता होगी। रेगुलेटिंग एक्ट 1813 रेगुलेटिंग एक्ट, और यहाँ पर कुछ इन्होंने कन्फ्यूजन की स्थिति भी पैदा की है बच्चों के लिए कि विधायी संशोधन में आप हो सकता है कि 1813 के बाद के 1935 को ही पढ़े खाली, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। विधायी संशोधन में आपके 1733 का भी आ सकता है, 73 का भी आ सकता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1813 के आपके चार्टर एक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1833 के भी एक्ट से, 1853 के भी एक्ट से, जैसे कि आपको पॉलिटी में मिल जाएंगे पहले ही चैप्टर में। इसी तरह 1858 जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद आया था, और पूरा जो शासन था भारत का शासन, वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में चला गया था। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1940 के बाद का समय है। आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सारा आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर तीसरा है हमारा भूगोल, ज्योग्राफी, ये भी 5 मार्क्स से पूछी जाएगी। इसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी, आपको फिजिकल ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। फिजिकल ज्योग्राफी से तात्पर्य है कि लेक्स कहाँ पर हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स, इंपॉर्टेंट आपको जो स्ट्रेट्स होती हैं 2 लैंड मासेस के बीच में जो एक पतली सी स्ट्रेट्स होती हैं, ये पता होने चाहिए। जैसे कि आपको ओमान की खाड़ी के पर है, या आपका हार्मूज स्ट्रेट है, जैसे सुमात्रा, और आपका इंडोनेशिया में है आपकी मलक्का स्ट्रेट। इस तरह की सारी आपको स्ट्रेट्स पता होनी चाहिए, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट होता है। आपको वॉल्केनोज पता होने चाहिए, कौन कौन से प्रभावित क्षेत्र हैं, अर्थक्वेक प्रभावित क्षेत्र। जब आपको वॉल्केनो पता होंगे तो आपको अर्थक्वेक प्रभावित क्षेत्र भी पता होंगे, जाहिर सी बात है, क्यों सारी ये एक साइंस है, ज्योग्राफी एक साइंस है। आप एक भी
चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो एक तरह का ये नेट है, ये जाल के रूप में होता है। जैसे कि आप नेट देखते हैं कि नेट ऐसी होती है कुछ देखने में इस तरह के, उसमें खाने होते हैं। अब ये एक तरह का जाल होता है, ज्योग्राफी एक तरह का जाल है, नेट है। आपने एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो ऑटो यानी कि आपने एक भी नेट को तोड़ दिया तो आप सारा का सारा नेट खोल सकते हैं, पूरा नेट अपने आप ही खुल जाएगा। इसलिए आपको एक भी कॉन्सेप्ट अगर अच्छी तरह क्लियर है तो आप इंटरलिंक करने की अगर आपके पास एबिलिटी है तो आप सारी की सारी ज्योग्राफी बड़ी आसानी से एक ही बार पढ़ने पर आप लॉन्ग टर्म याद रख सकेंगे। जैसे कि आपको कहीं का टोपोग्राफी पता है तो आपको टोपोग्राफी और क्लाइमेट अगर पता है तो आप आराम से वहाँ का नदियों का प्रभाव भी बता सकते हैं, वहाँ की मिट्टी का भी बता सकते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती होगी, वहाँ अगर मिट्टी पाई जाती है तो वहाँ पर किस तरह का एनवायरनमेंट होगा, वहाँ बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी। जब आपको मिट्टी पता होगी तो आपको बायोडाइवर्सिटी भी पता होगी, जब बायोडाइवर्सिटी पता होगी तो आपको वहाँ के पशु पता होंगे कि पशु यहाँ पर किस तरह के किस टाइप के पाए जाते होंगे, क्योंकि आप जाहिर सी बात है कि जहाँ जंगल होंगे वहाँ किस तरह के पशु होंगे, जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ किस तरह के पशु होंगे, फिर वहाँ पर रहन सहन कैसा होगा, वहाँ पर रहन सहन किस तरह का होगा, आदिवासी रहते होंगे या वहाँ पर इंडस्ट्रीज होंगी, आपको ये सारा का सारा पता होगा। इसी तरह इसमें जैसे कि नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, ग्लेशियर्स पता हो, माउंटेन्स, आपकी मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र जितने भी डेजर्ट हैं, और डेजर्ट और शुष्क क्षेत्र जो है, फिर वन, फॉरेस्ट, खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज विशेषकर भारत में, या ये आपको भारत के संदर्भ में पता होने चाहिए। स्पेशली आपका वेस्टर्न इंडिया जैसे राजस्थान, गुजरात इत्यादि, और बाकी आपका सेंट्रल इंडिया, स्पेशली आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड और कुछ उत्तर प्रदेश का, यूपी का साउथ का हिस्सा जहां सोनभद्र, चित्रकूट इत्यादि जिले आते हैं, यहाँ का आपको स्पेशल पता होना चाहिए। आपको यूपी पर्सपेक्टिव को भी स्पेशल पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, यूपी को भी। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, हालांकि इसमें यूपी का स्पेशल मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि यूपी से क्वेश्चंस एक दो जरूर आएंगे। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, कि आपको कंट्रीज के कैपिटल पते होने चाहिए। ये राजनीतिक भूगोल है, पॉलिटिकल, इसमें आपको कैपिटल पता होने चाहिए। हर ज़्यादातर कंट्रीज़ का जो मेन करंट में न्यूज़ में रही हो कंट्रीज़, ऐसी कंट्रीज़ के आपको कैपिटल पता होने चाहिए, वहाँ की करेंसी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये छोटा एग्जाम है, यानी कि क्लेरिकल रैंक के एग्जाम के लिए कंडक्ट कराया जाने वाला एग्जाम है, पीईटी एग्जाम, तो इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पूछी जाती है। फिर है जलवायु तथा मौसम, आपको क्लाइमेटिक रीजन पता होने चाहिए, किस तरह की डाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी, आपको सवाना घास के मैदान कहाँ मिलेंगे, आपको जैसे कि ताड़ के वृक्ष हैं, ताड़ के वृक्ष या चीड़ के वृक्ष, इस तरह के वृक्ष किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, टुंड्रा जो प्रदेश है वो कहाँ पाए जाते हैं, टाइम जोन पता होना चाहिए आपको, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, माइग्रेशन, और आपको ये पॉपुलेशन जो चेंजेस हैं, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, चेंजेस और प्रवास, माइग्रेशन, ये सारा आपको डिटेल में पता होना चाहिए। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, ये भी हम आपको डिटेल में कवर कराएंगे, और ये हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव और यूपीपीएससी पर्सपेक्टिव दोनों में आपको हम कवर कराएंगे। इसमें 1947 से 1991 तक योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं आपको पता होना चाहिए। आपको पूरी पंचवर्षीय योजनाएं पुरानी नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि उनका टारगेट क्या था। मान लीजिए पहली पंचवर्षीय योजना थी तो उसका टारगेट था कुछ, पहली पंचवर्षीय योजना का फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसका कुछ टारगेट था, तो क्या टारगेट था, सेकंड का क्या टारगेट था, किस टारगेट पर बेस्ड उसने काम किया था, और उसने फिर क्या अचीवमेंट्स लिए और उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे, ये बस आपको कुछ 2 या 3 पॉइंट पता होने चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप पेपर होगा, आपको पता ही होना चाहिए। ये 100 नंबर का पेपर होगा आपका, और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 100 क्वेश्चन होंगे और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 4 गलत क्वेश्चन पर आपका एक सही आंसर काट लिया जाएगा। फिर है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि आपको पता है कि 3 टाइप की इकोनॉमीज होती हैं। पहली कैपिटलिस्टिक, जैसे कि यूएसए, दूसरी फ्यूडल, या आपको फ्यूडल कह सकते हैं, समाजवादी, सोशलिस्टिक, और एक होती है इन दोनों का मिला जुला स्वरूप, वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारी इंडिया की है। और ये सोशल कहाँ पाई जाती है, रशिया में, या जितने भी यूरोप के ईस्ट यूरोपियन नेशंस हैं, जैसे कि आपका लिथुआनिया, लाटविया, जो आपके बाल्टिक नेशन है, बाल्टिक नेशंस आपको पता होना चाहिए। बाल्टिक नेशंस कौन से हैं, जैसे लिथुआनिया, लाटविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, ये आपको एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे रशिया के कॉस्ट से रशिया के लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, और ये ईस्ट यूरोपियन नेशंस हैं, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर सब जगह ज़्यादातर ये जो काम करते हैं ये सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ हैं। फिर है हरित क्रांति, आपको ग्रीन रेवोल्यूशन का पता होना चाहिए। दुग्ध विकास एंड ऑपरेशन फ्लड, जितने भी ऑपरेशन आए, ऑपरेशन फ्लड था, ग्रीन ऑपरेशन गोल्ड था,
इस तरह के जो रेवोल्यूशन आई है, पिंक रेवोल्यूशन आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आई और येलो रेवोल्यूशन, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड सुधार, और इसमें जितनी भी प्रोग्रेस हुई या इंप्रूवमेंट्स हुए या रिफॉर्म्स हुए। अब है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार, यानी कि 1991 में जैसे कि आपको पता होगा एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए, मनमोहन सिंह जिसमें इकोनॉमिक मिनिस्टर थे, राव मनमोहन सरकार थी। 1991 में एलपीजी जो रिफॉर्म किए गए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसमें हमारी अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व के लिए खोल दिया गया, यानी कि इसमें ट्रेड आपस में बायलैटरल ट्रेड शुरू हो गया। पहले ज्यादातर जो थी क्लोज इकोनॉमी हुआ करती थी हमारी इंडिया की, और हमने बाहर से टर्म्स बनाने में थोड़ा हमें डर था, क्योंकि भारत 190 साल तक गुलाम रहा। इसमें गुलामी की वजह से भारत की जो सरकार थी उसको ये डर था कि कहीं हम अपनी शुरुआत में ही इकोनॉमी को एलपीजी से लिबरलाइज कर दें, यानी कि हर किसी कंट्री को यहाँ पर सामान खरीदने बेचने की इजाज़त अगर दी जाती अनुमति, तो हो सकता था हम पर दोबारा किसी ना किसी तरह से पैसे के जरिए, यानी कि पैसे के माध्यम से दोबारा हम पर कंट्रोल कर लिया जाता। तो इस डर की वजह से 1991 तक भारत की इकोनॉमी को क्लोज इकोनॉमी ही रखा गया। अब है एक स्पेशल मेंशन टॉपिक किया गया है जो अब तक यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में नहीं पूछा जाता था, वो है वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। हालांकि यहाँ से वर्ष 2014 के बाद के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो तो आते ही रहे हैं, लेकिन जो आर्थिक सुधार यहाँ मेंशन किया गया है ये स्पेशली बीजेपी या फिर आप कह सकते हैं एनडीए गवर्नमेंट को पर्सपेक्टिव में रखते हुए ये सिलेबस में मेंशन किया गया है। यहाँ पर पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट का ये जानने का है या यूपी ट्रिपल एससी या आयोग का ये जानने का है कि कैंडिडेट को करंट गवर्नमेंट की स्कीम्स में कितनी दिलचस्पी है। तो इसमें कृषि सुधार, आपके एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ढांचागत सुधार, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो अब तक गवर्नमेंट ने कराए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, श्रम सुधार, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यूपी और सेंटर दोनों जगह एनडीए गवर्नमेंट है, तो आपको ज्यादातर स्कीम्स जो पूछी जाएंगी सीधी डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पूछी जा सकती है। फिर श्रम सुधार, लेबर रिफॉर्म्स, इसलिए आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी पैट के सिलेबस में भी न्यू लेबर कोड पॉलिसी पता होनी चाहिए जो 2020 में आई है, जो हमने यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम में भी पढ़ाई है और हम एक बार फिर से इसको रिवाइज डिटेल में कराएंगे। आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए हैं, और उसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जीएसटी को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि एक जीएसटी से संबंधित लेक्चर हमने असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जब शुरुआत में तैयारी कराई थी जनवरी में, इग्नू में एक पोस्ट आई थी, उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार की हमने तैयारी कराई थी, उसमें हमने जीएसटी को डिटेल में पढ़ाया था। आप चाहें तो वो लेक्चर रेफर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हम एक बार फिर से इसको दोबारा पढ़ा सकते हैं। फिर इसमें है 5वां टॉपिक हमारा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। आपको यहाँ सबसे अच्छी चीज ये है कि इस सिलेबस में आपको एक एक टॉपिक को सेपरेटली डिफाइन कर दिया गया है, एकदम क्लियरली मेंशन किया गया है। ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है, एक एक वर्ड इसमें ऑफिशियल ही हमने मेंशन किया है। अब भारतीय संविधान से भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है पूछा जा सकता है आपसे कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, आपसे मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, हाँ राष्ट्रपति के चुनाव का अधिकार किस देश से लिया गया है, राज्यसभा के अंतर्गत जो हमारे यहाँ इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, इस इनडायरेक्ट वोटिंग को जो हमारे यहाँ कानून है इनडायरेक्ट वोटिंग का राज्यसभा के अंदर, तो इस कानून को कहाँ से लिया, किस कंट्री से लिया गया है, आपातकाल का प्रावधान हमारे यहाँ किस कंट्री से लिया गया है, तो ये सारा संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जैसे कि आपको पता ही होगा, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। फिर संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा भी टॉपिक है लक्ष्मीकांत का। फिर है संघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, ये बहुत जरूरी है, और स्पेशली हाल ही के दिनों में जैसे कि लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो अलग अलग यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है, उस पर्सपेक्टिव में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको आर्टिकल जो चेंज किया गया था उसको भी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर है न्यायिक ढांचा, आपका जुडिशरी सिस्टम या स्ट्रक्चर, सर्वोच्च न्यायालय आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जिला प्रशासन यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पबेड भी पता होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए, स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज और पंचायती राज संस्थाएं। ये तो हमारे हमेशा यूपी के एग्जाम्स में पंचायती राज संस्थाएं से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हमारा सामान्य विज्ञान, इसका इन्होंने एकदम वैग सिलेबस दे रखा है, इसमें क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है टॉपिक को, सिर्फ डायरेक्टली बुक्स बता दी गई है कि प्रारंभिक भौतिक विज्ञान और प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान। लेकिन एक चीज़ और है कि क्लियरली सिलेबस में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ये सारा का सारा सिलेबस जो है ये आपसे 10th लेवल तक का ही पूछा जाएगा, लेकिन आप, मेरी इसमें ओपिनियन ये है कि आप 12th लेवल तक की एनसीईआरटी कवर करें।
सिर्फ साइंस को छोड़कर। साइंस में आप 6 to 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। वैसे तो हम अपने यूट्यूब पर लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे ही चैनल पर, लेकिन साइंस के अलावा आप बाकी सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमी है, या फिर इकोनॉमी में आप 9 to 12, और इसी तरह ज्योग्राफी 6 to 12, हिस्ट्री 6 to 12, ये सारी एनसीईआरटी आपको 12 तक ही कवर करनी है। एक आपको साइंस की 6 से 10 तक की कवर करनी है, और इकोनॉमी की आपको 9 से 12 तक की कवर करनी है बस। तो बाकी हम आपको खुद ही करा देंगे। अब आता है अंकगणित, ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये भी हम आपको कराएंगे। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, वैसे आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हम इसको सबसे लास्ट में ही कराएंगे। प्रतिशतता, ये आपका परसेंटेज से क्वेश्चन। साधारण अंकगणितीय समीकरण है, वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, घातांक एवं घात, फिर एक क्यूब, औसत, एवरेज। अब है सामान्य हिंदी, जो कि कंपलसरी पार्ट में आता है, 5 मार्क्स का ये पूछा जाएगा। ये संधि, विलोम, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, बिल्डिंग, श्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, 9th टॉपिक, सामान्य अंग्रेजी। यहाँ से भी आपको 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंग्रेजी व्याकरण यानी कि इंग्लिश ग्रामर से, और अपठित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो आपसे पैसेज पूछा जाता है, पैसेज पर कोई बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ से भी 5 नंबर के क्वेश्चन। गृह एवं लघु, क्रम एंड रैंकिंग, यानी कि इसमें नंबर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संबंध, रिलेशनशिप से जो क्वेश्चन आते हैं, और समूह से भिन्न को अलग करना, जो आपको एक ऑड नंबर हो, ऑड नंबर आउट करना होता है वो। फिर कैलेंडर एवं घड़ी, कैलेंडर से जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। हम आपको सारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से मॉक टेस्ट भी आपको सॉल्व कराएंगे, मॉक टेस्ट भी कराएंगे हम इसमें। कारण और प्रभाव, आपका रीजन एंड इम्पैक्ट, या रीजन एंड असर्शन, जो क्वेश्चन आते हैं रीजन एंड असर्शन के, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। और इसमें 11वां टॉपिक है समसामयिकी, करंट अफेयर्स, यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और सामान्य जागरूकता से 10 नंबर के, जनरल अवेयरनेस से भी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सामान्य जागरूकता में, जनरल अवेयरनेस में भारत के पड़ोसी देश, यहाँ के आपको सारी करंट जो स्पेशल इश्यूज़ हैं यहाँ की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आपको संगठन पता होना चाहिए, बिम्स्टेक, सार्क, या आपको संगठन पता होने चाहिए सारे। आसियान पता होना चाहिए आपको, क्वाड पता होना चाहिए, क्वाड के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह जितने भी आपके और कई संगठन हैं, इनके बारे में पता। देश, राजधानी और मुद्रा, जितने भी आपके जो करंट न्यूज़ में कंट्रीज़ रहते हैं, या फिर ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट जहाँ पर विजिट करते हैं, तो आपको उन कंट्रीज़ के कैपिटल पता होने चाहिए और वहाँ की करेंसी पता होना चाहिए। करेंसी साफ मेंशन कर रखी है। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, आपको सारे स्टेट्स पता होने चाहिए, उनकी राजधानी पता होना चाहिए, और उनके सेंसस की दृष्टि से भी आपको इनको ध्यान रखना है राज्यों को। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, यहाँ के जो करंट इश्यूज़ हैं वो आपको पता होना चाहिए। करंट जो बिल यानी कि करंट जो एक्ट बने हैं विधानसभा द्वारा, या फिर आपकी लोकसभा द्वारा यानी कि पार्लियामेंट द्वारा, या फिर आपके स्टेट लेजिस्लेटिव द्वारा जो भी करंट एक्ट लागू किए गए हैं वो पता होना चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पता होने चाहिए। इंटरनेशनल एंड नेशनल डेज पता होने चाहिए। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, आपको जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि WHO, UN, इन सबके आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये आपको यूनेस्को, इन सबके आपको मुख्यालय पता होना चाहिए। WHO का, ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक, OECD का आपको ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए आपको ये बहुत ध्यान रखना है। जो न्यूज़ में है उनको ज़्यादा ध्यान रखना है। इसी तरह जैसे हमने आपको अभी बताया, क्वाड इत्यादि, बिम्स्टेक, सार्क पर अभी दोबारा बैठकें शुरू की जा रही हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय पर्यटन स्थल, यानी कि जो पर्यटन की दृष्टि से मुख्य स्थल हैं, और स्पेशली जो हिस्टोरिकल पर्पस के स्थल हैं, जैसे कि आपका लाल किला, कुतुब मीनार इत्यादि, आपके जो राजस्थान में जितने भी हमारे किले हैं, राजपूत काल के समय के बने हुए या मुगलों के समय के बने हुए, ये सब आपको डिटेल में पता होने चाहिए। भारत की कला एवं संस्कृति, वही इंडियन कल्चर, ये हम नितिन सिंघानिया से आपको कवर कराएंगे। नितिन सिंघानिया के थ्रू हम आपको आर्ट एंड कल्चर को कवर कराएंगे। भारत के एवं विश्व के खेल, आपको स्पोर्ट्स पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स पे करंट की न्यूज़ जो है वो पता होना चाहिए। इंडियन एथलीट्स पता होने चाहिए। भारतीय अनुसंधान संगठन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली पर्सपेक्टिव इन फार्मेसी, क्योंकि फार्मेसी के ज़्यादा न्यूज़ में है, इसलिए आपको सीरम इंस्टीट्यूट इत्यादि इनके संगठनों के या इन अनुसंधान संगठनों के आपको हेडक्वार्टर पता होने चाहिए। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, जितने भी करंट में पुस्तकें हर साल बुक्स लॉन्च की जाती हैं कुछ, उनके ऑथर्स पता होने चाहिए। पुरस्कार और विजेता, अवार्ड्स एंड उनके विनर जो जीतते हैं अवार्ड, पुरस्कार,
कि कौन सा पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, और उसमें को जैसे कि आपका रेमन मैग्सेसे या आपकी जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है, तो आपको जिसको मिला है वो भी पता होना चाहिए और किस फील्ड में दिया जाता है वो भी पता होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, जलवायु आपका एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है और ये तो बहुत ज़्यादा इसमें इसके पर्सपेक्टिव में आपको नेशनल पार्क्स भी पता होना चाहिए और बायोडाइवर्सिटी सेंटर या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पता होने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पता होना चाहिए, ये सब आपको इसमें पता होना चाहिए। और यहाँ पुरस्कार और विजेता में आपको जो पुरस्कार हैं वो आपको खेल से संबंधित भी पता होने चाहिए कि कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट है इसमें 10 नंबर, लास्ट 2 टॉपिक हैं, ग्राफ की व्याख्या और ग्राफ के विश्लेषण। 2 ग्राफ आएंगे, ग्राफ से दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 5-5 क्वेश्चन एक एक ग्राफ से पूछे जाएंगे। इसी तरह तालिका की व्याख्या, टेबल, 2 टेबल आएंगी और एक एक टेबल से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 10 नंबर की टेबल से क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के ग्राफ से। तो ये 4 टॉपिक आपके 10-10 नंबर के हैं, जैसे ग्राफ से 10 नंबर के, तालिका यानी कि टेबल से 10 नंबर के क्वेश्चन, और अपठित गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। यहाँ से आपको, यहाँ ये छूट गया था अभी टॉपिक हमारा, यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक पर 5 क्वेश्चन, यानी कि हिंदी के 2 पैसेज आएंगे। जैसे कि हमने देखा था इंग्लिश के पैसेज, इंग्लिश का तो पैसेज जो आएगा वो 5 नंबर का आएगा, लेकिन हिंदी के जो पैसेज आएंगे वो 10 नंबर का पैसेज आएगा। और इस 10 नंबर के पैसेज से 10 नंबर के 2 पैसेज आएंगे, 5-5 नंबर के 2 पैसेज, 5-5 नंबर के 2 पैसेज, एक पैसेज से 5 नंबर के क्वेश्चन और दूसरे पैसेज से भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये एक टॉपिक हमारा ये 10 नंबर का है, 2 हमने देखे 14 और 15 टॉपिक 10-10 नंबर का, और एक टॉपिक हमारा 12वां टॉपिक है, ये 10 नंबर का है, और एक करंट अफेयर्स का टॉपिक 10 नंबर का, यानी कि टोटल हमारे 5 टॉपिक 10 नंबर के हैं और बाकी 10 टॉपिक जो हैं हमारे वो 5-5 नंबर के हैं, 5-5 नंबर के टॉपिक हैं। अभी एक बार फिर देख लेते हैं, तर्क शक्ति, जी हाँ, और हमारा जनरल इंग्लिश से 5 नंबर का आएगा, और यानी कि टोटल जो हमारा हिंदी से जो आएगा, हिंदी से 15 नंबर के, यानी कि 10 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो पैसेज से आएंगे और 5 नंबर के क्वेश्चन सामान्य हिंदी से पूछे जाएंगे, जिसमें कि ये सारी डिटेल में टॉपिक इसके दिए गए हैं। तो हम नेक्स्ट वीक से रेगुलर क्लासेस पैट की तैयारी के लिए आपको शुरू कराएंगे, और इंडियन नेशनल मूवमेंट और यूपीएससी ईपीएफओ और यूपीएससी आईएएस की जो तैयारी है वो हमारी इसके साथ साथ पैरेलल वे में चलती रहेगी, और साथ में मॉक टेस्ट भी चलते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।